हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग एक नोटिस आया है। अब उस नोटिस को कोरिजेंडम दिया गया है। अब यूट्यूब पे उसी को कोरिजेंडम हो गया, यानी जो कोरिजेंडम है उसी को कोरिजेंडम यानी नोटिस का सब कुछ स्वरूप बदल दिया गया है। आपको भी पता होगा कि ऑफिशियल नोटिस क्या है और ध्यान से समझने की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले नोटिस में ले चलूँगा आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा एकदम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है वीडियो में, समझाने में भले टाइम लग जाए लेकिन यह समझिएगा 6/12 का और एक आरआरबी सिकंदराबाद वाला जो रिजल्ट का डाटा है वो गड़बड़ है, उसको विश्वास नहीं कीजिएगा और फैक्ट और मैनिपुलेटेड डाटा पे आपको कभी भी विश्वास नहीं करना। यहाँ पे अमेंडमेंट नंबर 2 कोरिजेंडम एंड अमेंडेड नंबर 4 तक के लिए जो भी हुआ था उसका भी कोरिजेंडम आ गया है। इस कोरिजेंडम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में तो ये लगेगा कि ये सबके लिए कैंडिडेट का है, लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है और आरआरबी शायद नोटिस में इसको पूरी तरह से नहीं लिखा है, जिसके कारण से सब कैंडिडेटों को बोला जा रहा है। और कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं 70% अटेंडेंस होगा तभी उस शिफ्ट का हाईएस्ट मीन लिया जाएगा। तो देखिए 70% अटेंडेंस तो किसी शिफ्ट में नहीं होगा, आप लिख लो कलम से। रेयर से रेयर केस होगा एक आध दो शिफ्टों में, लेकिन 99% केस में नहीं होगा। तो क्या ग्रुप डी की रिजल्ट नहीं आएगी? तो ऐसा नहीं सोचिए, इसको थोड़ा सा आप दूसरे तरीके से आप चलिए। दूसरे तरीके से चलने का मतलब है कि इस नोटिस को पढ़ने से पहले दो दिमाग आपको लगाना है। पहला दिमाग लगाना है, नोटिस को देखना है। नोटिस आप देखेंगे तो कुछ तो समझेंगे। नोटिस 6 तारीख को आया है, यहाँ तक तो सही है। इससे पहले आपको ये देखना है कंटिन्यूएशन फ्रॉम पैरा 7 ऑफ अमेंडमेंट नंबर 1, यानी इस नोटिस में सीरियल नंबर 1 नहीं, कहाँ से शुरू है? 8 से। इसको आप ध्यान से गांठ से बांध लो। कुछ लोग तो परसेंटाइल को भी नॉर्मलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके 39 नंबर है तब बढ़ के 50 होगा तब रिजल्ट आएगा। ये सब सारी चीज़ें बकवास है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरी है। पहले आपको ढूंढना है कि 7 तक है क्या, 7 तक है कहाँ, क्या ढूंढना है कहाँ है। और दूसरे नंबर पे ढूंढना है कि 7 तक है तो उसमें कुछ बदलाव हुआ है क्या, कि वो जैसे है वैसे ही है। तो आप क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि 7 तक वाला नोटिस है उसमें कोई बदलाव नहीं है, यानी पहले की जो नोटिफिकेशन 7 तक थी कोरिजेंडम अमेंडमेंट था वो सेम के सेम है, उसके बाद वाला बदला है। तो उसके बाद वाला किसके लिए बदला है ये भी सोचना होगा। तो पहले 7 तक में चलेंगे। डेट यहाँ पे तो दिया ही हुआ है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। 12/8/2022 का नोटिस है, ये तो क्लियर है। तो 12/8/2022 के वेबसाइट पे जाने में हमें क्या लगता है? कोई भी वेबसाइट पे चले जाइए, 12/8 में कोई नोटिस आया होगा उसी को हम ढूंढ लेंगे। 12/8 को अमेंडमेंट और कोरिजेंडम नोटिस ये आया था, इस नोटिस को हम डाउनलोड कर लेंगे। इस नोटिस को डाउनलोड कर लेंगे तो ये 1 मिनट, वेबसाइट चलिए हट गया, कोई बात नहीं। इस नोटिस को हम अगर डाउनलोड कर लेंगे तो ये दिखेगा नोटिस का डेट क्या है, 12/8/2022। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे देखिए जो पहले के जितने भी कोरिजेंडम थे ना उसको नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल स्कोर कर करके यहाँ तक ला दिया था, कहाँ तक? 7 तक। अब यहाँ 7 से केस है, 7 से के 2 मोर कैंडिडेट तक तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। यानी इसके ऊपर वाले जो पैराग्राफ है, यानी परसेंटाइल स्कोर, कैंडिडेट का क्या स्कोर होगा, परसेंटाइल का 0 से लेके 100 के बीच में होगा ये स्कोर, ये सारा चीज़ें में कोई बदलाव नहीं है। एग्री या डिसएग्री आपको बताना है। यहाँ पे कोई एग्री है ना? हम तो लगता है कि 100% एग्री होंगे कि 7 तक तो कोई बदलाव नहीं है। अब क्या किया हुआ है, 7 के बाद प्लस किया गया है 8, 9 और 10। इसको आप पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से। अब 8, 9, 10 किसके लिए है? नॉर्मल कैंडिडेट का तो सब यहाँ कहानी ख़त्म हो रहा था। यहाँ पे रो स्कोर के कारण में हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें कैंडिडेट हो रहा था, सारा चीज़ें क्लियर था नॉर्मल कैंडिडेट का। तब आते हैं 8, 9 वाले दूसरे नोटिस पे। अब यहाँ देखिए कोरिजेंडम में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें लिख रहा है ना, ये यहाँ पे हमें लगता है कि रेलवे को सीसीए लिखना चाहिए था। नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करेंगे कोई इसके बाद भी कोरिजेंडम आएगा क्या। अब यहाँ तक समझिए कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ हो रहा है, कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट का होगा मेरिट बेस पे
जो कैंडिडेट का फाइनलाइज स्कोर होगा मेरिट बेस पे ऑन परसेंटाइल स्कोर में ही होगा, लेकिन नेसेसरी है कि वो कैंडिडेट मेरिट में मिनिमम परसेंटेज यानी बिना नॉर्मलाइजेशन के, लिख लीजिएगा, कोई उल्टा इसी को कोरिजेंडम कर दिए हैं, बिना नॉर्मलाइजेशन का कैंडिडेट का स्कोर कितना होना चाहिए। अगर सीसीए के लिए है तब भी, अगर नॉर्मल कैंडिडेट के लिए तो ये था ही, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40, एससी एसटी और ओबीसी के लिए 30। हालांकि मैं एसटी वाला में बिलोंग नहीं है, मैं इससे पक्ष में नहीं हूँ। एसटी के लिए 25% है मिनिमम मार्क्स, इसको कोरिजेंडम देना पड़ेगा रेलवे को, 25% है ये मार्क्स। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इतने नंबर आपको लाना पड़ेगा तब आपका कंसीडर होगा, चाहे आपकी बेस शिफ्ट हो, हाईएस्ट शिफ्ट हो, लोएस्ट शिफ्ट हो या ऊपर के कोई शिफ्ट हो, कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब इस पैराग्राफ को लोग नीचे 70% वाले से जोड़ रहे हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे इस कंडीशन में। यानी आपने 100 नंबर का पेपर दिया है, 100 क्वेश्चन अगर वैलिड है, कोई डिलीट नहीं हुआ है, तो आप यूआर से हैं तो 40 नंबर आपको लाने हैं, तब आगे की प्रोसेस किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वो कहाँ लिखा है, कह रहा है कि अगर आरआरसी के पैरा इतना में लिखा है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ वेरियस स्टेट शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन मार्क ऑब्टेन फ्रॉम व्हेनेवर सीबीटी कंडक्टेड इन मल्टीपल यानी सेम सीट। यानी जब मेरिट बनेगी आपकी और आगे की प्रोसेस होगी तब तो आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, तब तो आपको नॉर्मलाइजेशन चाहे परसेंटाइल बेस हो, यहाँ परसेंटाइल बेस है तब यूज होगा, लेकिन मेरिट उन्हीं लोगों को कैलकुलेट किया जाएगा। मेरिट बेस परसेंटाइल स्कोर उसी का पैरेड होगा कि जिन्होंने परसेंटेज में ये नंबर ला लिया है। मुझे तो यही दिख रहा है कि जिनका ही नॉर्मलाइजेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये रहेगा ही। अब कुछ लोग इसी को अलग तरीके से कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना होना चाहिए। अब यहाँ पे तो लिखा है सीधा सीधा कि जो कैंडिडेट हैं इंक्लूडेड इन फाइनलाइजेशन मेरिट बेस्ड परसेंटाइल स्कोर एज मेंशन एबव इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड ओनली दोज कैंडिडेट इन द मेरिट हु हैव सिक्योर मिनिमम परसेंटेज मार्क ऑफ एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी इन इतना इतना इतना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मतलब इन ऑर्डर टू फाइनलाइज इन मेरिट, जब मेरिट बनेगी उसमें कैंडिडेट को तभी कंसीडर किया जाएगा ऑन ए परसेंटाइल स्कोर बेस पे, जब कैंडिडेट एक्चुअल एग्जाम के रॉ मार्क्स के रूप में 40, 30, 35 और 30% जो दिया हुआ है ये क्राइटेरिया पूरा करेगा, तब उसको परसेंटाइल के बेस के मेरिट में कंसीडर किया जाएगा, न कि नॉर्मलाइजेशन के स्कोर में 40। तो नॉर्मलाइजेशन के स्कोर वाला 40 खत्म करिए, ये रॉ स्कोर है, ये लाना है, तब आपको आगे किया जाएगा। वही दूसरा पैराग्राफ कह रहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ वेरियस स्टेट शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क्स। यानी आपने 40 नंबर ला दिया, 40 नंबर ईडब्ल्यूएस से ला लिया, ओबीसी से 30 ला लिया, जो नॉन क्रीमी लेयर है 30 और 30 एसटी से ला लिया, तब आपको किसमें शॉर्ट लिस्टिंग की बात की जाएगी वो। और शॉर्ट लिस्टिंग किस बेस पे होगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क जो परसेंटाइल वाला है उसके बेस पे होगा। अब इसके बाद कह रहा है कि फॉर दिस मतलब क्या, यानी इस वाले 40% 30% वाले पर्पस के लिए ने या सीसीए के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीसीए क्लियर लिखा है। अब ये सीसीए लिखा है तो पैराग्राफ 9 क्या नॉर्मल कैंडिडेट पे लागू होगा? हमें तो नहीं लगता है कि लागू होगा, फिर भी आप इसको एक बार देखिए ध्यान से। फॉर दिस परसेंटेज स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बाय इंटरपोलेशन of raw marks in base shift in using a standard mathematical formula purpose of the deciding minimal qualifying marks as well as given weightage of CCA। यानी for this अगर इसके लिए और यहाँ पे अगर CCA इसके लिए, तो पैरा 8, 9 और 10 किसके लिए, CCA के लिए या नहीं? तो कुछ लोग कहेंगे कि नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। तो मैं तो 99% मुझे लग रहा है, हालांकि रेलवे का समझना जहां से हमारी सोच खत्म होती है वहां से रेलवे शुरू करता है, लेकिन 99% मैं बता रहा हूं कि ये सारा 8, 9, 10 किसके लिए है, सीसीए के लिए है। समझ लीजिएगा,
वेटेज ऑफ सीसीए कैंडिडेट के लिए बेस शिफ्ट का यूज किया जाएगा और उसके हिसाब से उनकी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और उनके जो क्वालिफाइंग मार्क्स में जो छूट पर्पस दिया है कि वेटेज दिया है सीसीए कैंडिडेट का, वो उनकी बेनिफिट के लिए होगा। तो 8, 9, 10 जाता है कोरिजेंडम का पार्ट किसके लिए, सीसीए के लिए। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, कुछ लोग इसी को गलत कर रहे हैं कि बेस शिफ्ट। अब बेस शिफ्ट किसके लिए, तो पैरा 9 के लिए, और पैरा 9 किसके लिए, तो सीसीए के लिए, और पैरा 8 किसके लिए, तो सीसीए के लिए। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को हो तो बताए कि रेलवे लाइफ को कुछ नहीं आता, बहुत लोग विद्वान है और बड़का बड़का पेपर कटिंग दिखा के और ज्ञान बांटे हैं, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा। ये सारा चीज़ें बेस शिफ्ट वगैरह वगैरह का ही बात हो रहा है, ये सारा सीसीए के लिए हो रहा है। और मैं तो कर रहा हूँ कि सीसीए के कैंडिडेट के लिए हो रहा है कि सीसीए कैंडिडेट को इतना नंबर तो लाना ही होगा, ये वाला नंबर लाना होगा, तब उनको आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। ऐसा कहने का रेलवे का एक लाइन में मतलब है कि ये नंबर आप लाइए, उसके बाद आपको परसेंटाइल में लिया जाएगा, फिर आपकी परसेंटाइल बेस पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर और बेस शिफ्ट का स्कोर होगा। उस स्कोर को आपके मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स और वेटेज ऑफ सीसीए का मार्क्स है, दोनों जोड़ के आपका मेरिट बनेगी, और मेरिट जो बनेगी उसके आधार पे आपका उसमें बेस शिफ्ट का सहारा लिया जाएगा। और बेस शिफ्ट हाईएस्ट क्या होगा, हाईएस्ट मीन होगा किसी भी शिफ्ट का, जिसमें 70% से ज़्यादा क्या है, 70% और मोर कैंडिडेट हों उस शिफ्ट में। यानी यहाँ कहा हुआ है एवरेज ऑफ द ऑल शिफ्ट, यानी सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहला कंडीशन क्या चाहिए, हाईएस्ट मीन। मतलब कि 50 शिफ्ट हुआ, 50 शिफ्ट में सबसे ज़्यादा वाला एक का मीन अगर किसी का 60 है, मीन मतलब समझ रहे, लोएस्ट और हाईएस्ट, मीन मोड मीनियन आपने आज ही तो पढ़ा है, आपने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था आपको मीन का। मीन मतलब माध्य, जो बीच की संख्या है। यानी दो ही कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट ले लेते हैं, एक कैंडिडेट ने 50 लाया, एक कैंडिडेट ने 50 लाया, दूसरे ने 60 लाया और तीसरे ने 70 लाया। तो इसका मीन क्या होगा, मीन देखिए 70 और 50 जोड़िएगा तो यहाँ से क्या आएगा, 110 और 180 और डिवाइडेड बाई 3 यानी 60 मीन है। लेकिन यही कंडीशन अगर इंडिविजुअल हो, कैंडिडेट का डाटा बहुत ज़्यादा हो, तो उसको मीन बहुत सारे को सम करके निकालना पड़ेगा, यानी वो मीन जो नीचे वाले और ऊपर वाले के बीच वाला का है। यानी सिंपल सी बात कर रहा है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अमॉन्ग ऑफ द सीबीटी कंडीशन शैल बी प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट शुड बी मोर देन ए। लेकिन अगर हाईएस्ट मीन के केस में अगर टाई होती है, तब आगे अगर 2 शिफ्टों के केस में होगा तो बेस शिफ्ट में जिसमें हाईएस्ट मीन होगा और उसमें हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क होगा, तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट जिस शिफ्ट में होंगे उसके लिए लिया जाएगा। यानी यहाँ पे सिंपल सी बात कर रहा है कि ये वाला कैंडिडेट को लोग बोल रहे हैं कि 70% है तो 70% से ज़्यादा परसेंटाइल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अटेंडेंस के टर्म में लिया जा रहा है बेस शिफ्ट को, यानी बेस शिफ्ट डिफाइन करने के लिए। तो अब नोटिस से देख लीजिए, अब नोटिस दोनों देखिएगा तो आप बताइएगा दोनों नोटिस में क्या है। ये 7 में कोई बदलाव है? सबसे पहले मैं बोलूँ कि हमें तो नहीं लगता कि ये 7 जो था पहले वाले कंडीशन वो एकदम बिल्कुल सेम के सेम है। जो बदलाव हुआ है वो पूरी से किसके लिए, एक मिनट, जो बदलाव हुआ है वो पूरी से किसके लिए हुआ है, तो हमें यहाँ से मिलेगा, ध्यान से यहाँ से देखिए 10 से नीचे से शुरू कीजिए। बेस शिफ्ट किसके लिए, तो सीसीए के लिए। सीसीए के लिए किस स्कोर किसके लिए, तो सीसीए के लिए। मुझे तो यही लगता है, बाकी देखिए अभी ऑफिशियल का वेट करना चाहिए। बाकी बहुत लोगों ने नोटिस को ही कोरिजेंडम बना दिया, यानी कोरिजेंडम का कोरिजेंडम, यानी यूट्यूब पे भी अपना नोटिस छप गया है। थैंक यू, धन्यवाद।